हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी राधा कृष्णन आयोग, जिसे कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यह कोर्स 2 के यूनिट 3 का एक टॉपिक है। और अगर आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के नोट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। राधा कृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 1949। हमने इससे पहले ब्रिटिश कालीन शिक्षा नीति के 2 चरण देखे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। उसके बाद 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत में यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के शासकों ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आयोग बनाना उचित समझा। तो सबसे पहले जो आयोग का गठन किया गया था वह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और इसमें आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी आयोग अब तक गठित हुआ और उस आयोग के जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनके नाम पर भी उस आयोग को जाना जाता है। जैसे ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसे राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रिटिश शासन काल के अंतिम 50 वर्षों में उच्च शिक्षा का विकास तीव्र गति से हुआ, परंतु यह विकास संख्यात्मक अधिक था, गुणात्मक कम था। अर्थात पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई किंतु क्वालिटी में कमी थी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर करने एवं उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए अंतर विश्वविद्यालय परिषद तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने देश के वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार एवं विकास हेतु भारत सरकार को एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। भारत सरकार ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं, मतलब जो उच्च शिक्षा से संबंधित सूचनाएं संकलित की तथा इसका विश्लेषण किया। और आवश्यक विचार विमर्श के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्थात लोगों से प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से उच्च शिक्षा के दोषों से संबंधित लोगों के विचार एकत्रित किए और उस पर फिर उसके विश्लेषण संश्लेषण के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। और आयोग ने जो सुझाव दिए उसके कुछ मुख्य बिंदु इस तरह थे। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापक कल्याण, उच्च शिक्षा का स्तर, अध्ययन पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान, वृत्तिक शिक्षा, शिक्षा का माध्यम, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा, छात्र कल्याण, ग्रामीण विश्वविद्यालय, संविधान तथा नियंत्रण, अर्थव्यवस्था और स्त्री शिक्षा। अर्थात आयोग ने जो भी सुझाव दिए तो ये उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज आयोग ने अपने सुझाव या सिफारिशों को सरकार के समक्ष पेश किया। अब हम देखते हैं आयोग के सुझाव, इनके बिंदुओं को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। आयोग ने उच्च शिक्षा के ऐसे उद्देश्य पर विचार करते हुए ऐसे शिक्षित नागरिक तैयार करने पर बल दिया जो कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर सकें,
प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें, सांस्कृतिक धरोहर व मूल्यों को बनाए रखें, नैतिक चरित्र उच्च आदर्शों से युक्त हो, राष्ट्रीय एकता व अनुशासन में सहायक हों तथा स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं भाईचारे के लिए समर्पित करें। अगर ध्यान से देखें तो हम जो शिक्षा के उद्देश्य पढ़ते हैं उनमें ये सारे उद्देश्य समाहित हैं। नेक्स्ट जो बिंदु था आयोग के सुझाव का वो था अध्यापक कल्याण। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि करने में शिक्षकों के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने शिक्षकों के वेतनमान, सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें भविष्य निधि जो पीएफ होता है वो, जीवन बीमा, पेंशन व आवास की सुविधाएं देने की सिफारिश की। नेक्स्ट जो सुझाव है आयोग का वो है उच्च शिक्षा का स्तर के संबंध में। थर्ड पॉइंट है उच्च शिक्षा का स्तर। तो छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को रोकने के लिए शिक्षण विश्वविद्यालयों में 3000 और उनसे संबद्ध कॉलेजों में 1500 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि संख्या अधिक बढ़ती है तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है 12 वर्ष की शिक्षा पूरी करने के बाद ही छात्र विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब ध्यान से देखिए तो सभी कुछ अभी जो सिस्टम चल रहा है वो इसमें है। अभी भी +2 या इंटर करने के बाद ही फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय का कार्य दिवस 180 दिन का होगा, ये अभी भी लागू है। पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं को समृद्ध एवं आधुनिक बनाया जाए। उत्तीर्ण प्रतिशतांक प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए क्रमशः 70%, 50% और 40% होना चाहिए। अब जो आयोग के सुझाव का नेक्स्ट बिंदु था फोर्थ, अध्ययन पाठ्यक्रम। आयोग ने कहा कि स्नातक की अध्ययन अवधि 3 वर्ष की हो। अभी आप ऑनर्स करते हैं ना, ग्रेजुएशन 3 वर्ष में, स्नातकोत्तर उपाधि स्नातक बनने के 2 वर्ष बाद तथा ऑनर्स कोर्स के 1 वर्ष बाद ही दी जानी चाहिए। जैसे पहले पास कोर्स हुआ करता था तो वैसे जो जिन्होंने केवल बीए किया है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए 2 वर्ष का होगा, और जिन्होंने ऑनर्स कोर्स किया है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष का हो, ऐसा सुझाव आयोग ने दिया था। फिर विशिष्टीकरण के दोष को दूर करने के लिए सामान्य शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया जाए। नेक्स्ट है स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान। इसमें आयोग ने कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का अध्ययन व अनुसंधान विधि को रखा जाए। पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर केवल एक ही विषय को पढ़ते हैं ना, और उससे रिलेटेड डिसर्टेशन वगैरह तैयार करते हैं अनुसंधान के द्वारा। पीएचडी के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए, अर्थात एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य के गुणात्मक स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाएं तथा अध्यापक छात्र संबंधों में घनिष्ठता लाई जाए। अभी भी नेट में जो निकालते हैं जेआरएफ, तो उन्हें दिया जाता है, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती है कि वे अपने शोध कार्य को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है वृत्तिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे हम लोग आजकल कहते हैं ना वोकेशनल एजुकेशन। आयोग ने कृषि, वाणिज्य, शिक्षक शिक्षा, अभियांत्रिकी व तकनीकी, कानून तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के अनेक सुझाव दिए तथा व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया। तो इसके लिए अलग से जो वोकेशनल कोर्सेस अलग से तो उसके लिए कॉलेज स्थापित है ही, किंतु अब कॉलेजों में भी इनके डिपार्टमेंट स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके और छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके किसी अच्छे व्यवसाय या नौकरी पर लग सकें। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें चेंज करना संभव नहीं, तो उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए तथा उच्च स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा एवं अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाए।
जैसे अंग्रेजी काल में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही केवल था, लेकिन अब उसमें त्रिभाषा सूत्र को भी अपनाया गया, प्रादेशिक भाषा हिंदी को भी स्थान दिया गया। अब देखते हैं कि परीक्षा प्रणाली में आयोग के क्या सुझाव थे। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा हो और त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स की परीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जाए, ये भी होता है। 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाए, अर्थात जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें वैसे शिक्षक हो जिन्हें 5 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव हो। प्रथम 70%, द्वितीय 55% एवं तृतीय श्रेणी के अंक 40% निर्धारित हो तथा कृपांक अर्थात ग्रेस प्रणाली बंद किया जाए। ग्रेस मिलता है ना, 5 मार्क्स ग्रेस दिया जाता है। अगर कोई बच्चा केवल 5 मार्क्स के अंदर अगर 2, 3, 4 या 5 नंबर से फेल हो रहा है तो उसे ग्रेस देने की सुविधा थी। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा। आयोग ने सभी धर्मों को शिक्षा व महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों को पाठ्यक्रम में स्थान देने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों में सभी धर्मों के प्रति आदर उत्पन्न हो सके। आयोग ने कहा कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की शिक्षा अर्थात सभी धर्मों से संबंधित महापुरुषों के जीवन वृत्तांतों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, जिससे कि छात्रों में सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है छात्र कल्याण। छात्र कल्याण के संबंध में आयोग ने क्या सुझाव दिया, देखते हैं। छात्र हित के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्र कल्याण परिषद बनाया जाए। विश्वविद्यालय में चिकित्सालय तथा व्यायामशाला की व्यवस्था हो। छात्रावास एवं पोषण युक्त भोजन की सुविधा दी जाए। अब नेक्स्ट है ग्रामीण विश्वविद्यालय। कृषि शिक्षा के विकास के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। इन विश्वविद्यालयों में भूमि सुधार अभियंत्रण, जल नियंत्रण अभियंत्रण, ग्रामीण उद्योग, कलाएं, चिकित्सा, समाजशास्त्र, ग्राम्य प्रशासन जैसे पाठ्यक्रम चलाए जाएं। अर्थात अगर इस सुझाव को माना जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ही मजबूत और विकसित बनाने के लिए ये सुझाव बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है संविधान तथा नियंत्रण। विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। हमने पढ़ा था जब यूनिट 2 पढ़ रहे थे कि जैसे 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, किंतु समवर्ती सूची में राज्य और सरकार दोनों ही किसी शिक्षा से संबंधित या उस सूची में जो भी शामिल किए गए हैं जिन भी विषयों को, उससे संबंधित कानून बना सकता है। तो आयोग ने मांग किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। वित्त सुविधाओं का समन्वय हो। राष्ट्रीय नीतियों का अंगीकरण किया जाए। प्रभावी प्रशासन तथा विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच संपर्क जैसे कार्य के लिए सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो सुझाव था वो है अर्थव्यवस्था। आयोग ने उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की तथा केंद्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। अब है स्त्री शिक्षा। आयोग ने स्त्री शिक्षा का तेजी से विकास करने की सिफारिश की तथा कहा कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, नर्सिंग एवं ललित कला जैसे विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब हम निष्कर्ष पे पहुंच गए। हम जैसे कि अभी हमने जो पढ़ा, आयोग के सुझाव को देखा, तो उसे लगता है कि इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के संतुलित विकास के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। यदि ये सुझाव स्वीकार कर लिए गए होते तो निश्चय ही भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की रूपरेखा बदल गई होती, परंतु अनेक राजनीतिक व आर्थिक व्यवहारिक कारणों से इस आयोग के अनेक सुझाव स्वीकार नहीं किए जा सके। परंतु फिर भी आयोग के सुझावों ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास को नई दिशा एवं गति प्रदान की। तो ये जो आयोग था, ये विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए राधाकृष्णन आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे।
तो सभी सुझावों को स्वीकार करना संभव नहीं होता है। इसके कई कारण होते हैं, कई राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, फिर भी अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया। और अभी वर्तमान में जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उस पर इस आयोग का प्रभाव देखा जा सकता है। ये तो यहाँ आयोग के सुझावों का संक्षिप्त विवरण है, परंतु अभी जो भी व्यवस्था चल रही है उस पर इस आयोग का बहुत ही प्रभाव है। उसके अनुसार उसके सुझावों को बहुत ही मात्रा में स्वीकार किया गया है। तो ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।